बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल। और जो वीडियो आप देखें उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त, उसका पीडीएफ प्रिंट भी आपको दिया। उस पीडीएफ प्रिंट को आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने हर वीडियो के अंदर एक टेस्ट रखा हुआ है। उस टेस्ट को आप हल करें और उसको सबमिट करें, जो आपको ये बताएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और जो आपने सवाल गलत किया होगा उस गलत सवाल की निशानदेही भी करेगा और उसका सही जवाब भी बताएगा। हम लॉ गेट में सीपीसी का आज ऑर्डर 6 पढ़ रहे हैं। इसमें है प्लीडिंग जर्नली। प्लीडिंग के मुताबिक कहा गया, प्लीडिंग आपसे लॉ गेट में कह देगा कि जो ऑर्डर 6 है वो सिर्फ प्लेंट के मुतालिक है, दावे के मुतालिक। आप कहेंगे नहीं, बल्कि ये प्लेंट के मुतालिक भी है, दावे के मुतालिक भी है, और रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावे के मुतालिक भी है। प्लेंट क्या होता है? प्लेंट कहते हैं कि अगर मेरे साथ कोई मसला चला, कोई फ्रॉड हुआ, तो मैं क्या करूंगा? मैं प्लेंटिफ हूंगा। मैंने ऑर्डर 1 में भी मिसाल यही दी थी, मैं ऑर्डर 6 में भी यही मिसाल दे रहा हूं। मैंने सिटी टाउन में एक प्लाट लिया और वो प्लाट क्या हुआ? फ्रॉड का निकल आया। जब मैं ये उसका दावा दायर करने के लिए अदालत पहुंचा तो मुझे पता चला वहां पर 6 और लोग भी जमा थे जो सिटी टाउन के अंदर प्लाट उन्होंने लिया था, उनका भी फ्रॉड का निकल आया। तो अब हम सबके सब एक पार्टी बन के मुकदमा दायर कर सकते। जो अब हम सबके सब मुकदमा दायर कर रहे हैं ना, हम कहलाएंगे प्लेंटिफ। जब एक होगा तो प्लेंटिफ, अगर एक से ज्यादा होंगे तो प्लेंटिफ्स। जिनके खिलाफ हम दायर करेंगे, जिनका टाउन था, जिन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, उनको कहेंगे डिफेंडेंट। अगर बहुत ज्यादा है तो डिफेंडेंट्स ये है। अब इसके अंदर कहा गया रूल 1 में प्लीडिंग। प्लीडिंग किसको कहते हैं? आपसे लॉ गेट में कहेगा प्लीडिंग मीन प्लेंट, गलत। आपसे कहेगा प्लीडिंग मीन रिटर्न स्टेटमेंट, गलत। प्लीडिंग का मतलब क्या है? प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग शेल का लफ्ज बड़ा कीमती है यहां पर, तो प्लीडिंग का जरूर मतलब होगा मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, या तो प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग में दोनों शामिल है। अब हमारे पास रूल 2 है, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट एंड नॉट एविडेंस। इसमें कहा गया कि जो प्लेंट होती, दावा क्या होता है, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। यानी हमारे पास ऑर्डर 6 में कहा गया आप दावे में क्या क्या लिखेंगे। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा सिर्फ प्लेंट के मुतालिक सिखाया गया, आप कहेंगे नहीं। वो कहेगा सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट के मुतालिक ऑर्डर 6 सिखाता है, आप कहेंगे नहीं, दोनों के मुतालिक सिखाता है। ऑर्डर 6 प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दावा और जवाब दावा दोनों को लिखने का तरीका बताता है। इसमें क्या कहा गया रूल 2 में कि आपने प्लेंट में कोई कानून या कोई सबूत या कोई लंबी कहानियां लेके नहीं बैठ जानी। आपने क्या करना है? सिर्फ मटेरियल फैक्ट बताने। अब पहले इसको जरा तसल्ली से देख ले, फिर हम इसको देख लेंगे। आपने क्या करना होता है? आपके साथ जो कहानी बीती, अब मेरे साथ कहानी क्या बीती कि मैंने सिटी टाउन में प्लाट लिया था 1 जनवरी 2001 को। वो प्लाट मेरा फ्रॉड का निकल आया। तो मैंने सिर्फ ये बात करनी कि मैंने 1 जनवरी 2001 को प्लाट लिया था और वो फ्रॉड का निकल आया। ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास फला गवाह, उसका नाम ये था, उसकी वल्दी ये थी, मेरे पास फला सबूत है, ये है वो। सबूतों की तफसील नहीं दूंगा, बल्कि क्या कहूंगा कि मटेरियल फैक्ट बताऊंगा। जो मेरी बात होगी, मोटी मोटी बातें बताऊंगा। इतनी सी बात की, और वो बातें किस तरह बताऊंगा? मैं उनको पैराग्राफ की शक्ल में लिखूंगा। 1, 2, 3 कंसेक्टिव नंबर दूंगा। हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ को एक नंबर दूंगा कि मैंने इस तारीख को प्लाट लिया। नंबर 1। नंबर 2 पे क्या लिखा? उसकी मैंने इतनी कीमत अदा की, उसकी रसीदें मेरे पास हैं। लाइन 2 यानी पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 3 में क्या लिखूंगा? जब मुझे पता चला कि ये प्लॉट फ्रॉड का है तो मैं उन लोगों के पास गया। पैरा 3। फिर मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरी कोई दाद रसी नहीं की। इस तरीके से मैं एक एक करके नंबर दूंगा। और अगर मुझे कोई अमाउंट लिखनी पड़ी या कोई चीज लिखनी पड़ी, डेट वाइज लिखूंगा। अगर मेरा वाक्य जो 2000 फॉर एग्जाम्पल 1 में हुआ उसको पहले लिखूंगा, जो 2002 में हुआ उसको बाद में लिखूंगा, जो 2003 में हुआ उसके बाद लिखूंगा। यानी तरतीब से लिखूंगा। और मैं हिंसों की शक्ल में लिखूंगा, यानी फिगर्स की शक्ल में लिखूंगा, वर्ड्स की शक्ल में नहीं लिखूंगा। यानी मैं क्या करूंगा? उसको हिसाबी गिनती में लिखूंगा, जो 1, 2, 3 होती है उसमें। 2 में क्या कहा? pleading to state material fact and not evidence
जो प्लीडिंग होती है वो सिर्फ मटेरियल फैक्ट बताती है, कोई सबूत बताने की जरूरत नहीं है। एवरी प्लीडिंग, यहाँ पे एवरी का लफ्ज बड़ा कीमती है। आपसे लॉ गाइड में कहेगा सर्टेन प्लीडिंग, आप कहेंगे गलत, एवरी का लफ्ज ठीक है। एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन, शैल का लफ्ज बड़ा कीमती है, तो आपसे लॉ गाइड में कहेगा कि एवरी प्लीडिंग मे कंटेन, मे का लफ्ज डाल देगा, गलत है। तो क्या एवरी का लफ्ज ठीक है और शेल का लफ्ज ठीक है। एवरी प्लीडिंग शेल कंटेन, हर प्लीडिंग जरूर बताएगी, एंड कंटेन ओनली, और सिर्फ बताएगी ये स्टेटमेंट, अपना बयान, इन ए कंसाइज फॉर्म, वाज़ेह शक्ल में, ऑफ द मटेरियल फैक्ट, जो सिर्फ हकायक को बताता हो, ऑन विच द पार्टी प्लीडिंग, जिस पे दावा करने वाली पार्टी रिलाइज, इनसार करती है, फॉर इस क्लेम, अपने दावे के लिए, आर डिफेंस, अपने दिफा के लिए, एज द केस में भी, जो भी केस हो, बट नॉट द एविडेंस, वो सबूतों की बातें नहीं करेगी, बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड, जिसको वो प्रूफ करेगी जाके, यानी जो उसने प्रूफ करना है उन सबूतों की बातें लेके नहीं बैठेगी। एंड शेल व्हेन नेसेसरी, और जब जरूरी हो तो जरूर, बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, उसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखेगी, नंबर कंसेप्टिवली, हर पैराग्राफ को खास नंबर देगी, यानी तरतीब से 1 2 3 4, डेट्स अपनी तारीखें लिखेगी, सम्स अपना कुल मजमूआ लिखेगी, एंड नंबर शेल बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर, और जो नंबर देगी फिगर्स में देगी, यानी वो हिंसों में देगी, हिसाबी गिनती में देगी, लफ्जों में नहीं लिखेगी। तीसरा, फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, तीसरे में ये कहा गया कि जहां पे जरूरी हो, जो प्लीडिंग के फॉर्म होते हैं वो साथ अटैच करेगी, यानी जो जो फॉर्म लगते हैं दावे के साथ वो तमाम फॉर्म अटैच करेगी। आजकल कुछ अदालतों में नहीं लगते, वरना लगते हैं। फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, द फॉर्म इन अपेंडिक्स ए, जो अपेंडिक्स ए के अंदर जो फॉर्म दिए गए हैं, अब ये अपेंडिक्स ए का लफ्ज भूल ना जाना, यहाँ पे आपको गलत कह देगा अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी, नहीं, अपेंडिक्स ए का लफ्ज याद रखना है। व्हेन एप्लीकेबल, जब वो एप्लीकेबल हो, एज वेयर दे आर नॉट एप्लीकेबल, और जहाँ कहीं वो एप्लीकेबल ना हो फॉर्म, वो फॉर्म, ऑफ द लाइक करेक्टर, इस तरह के करेक्टर के, एज नियरली एज मे बी, जिस हद तक इस तरह के को मिलते जुलते हो, शेल बी यूज फॉर ऑल प्लीडिंग, इस तरह के तमाम फॉर्म तमाम प्लीडिंग में इस्तेमाल होंगे। क्या कहता है, अपेंडिक्स ए में जो फॉर्म दिए गए हैं वो प्लीडिंग के साथ लगाएं, अगर अपेंडिक्स ए के फॉर्म नहीं लग रहे तो उससे मिलते जुलते कोई भी फॉर्म जो आपको तजवीज कर दिए गए हो वो आपको लगाने पड़ेंगे। चौथा, पार्टिकुलर टू बी गिवन वेयर नेसेसरी, यहां पे कहा गया कि जहां पर आपको जरूरी हो तो अपनी थोड़ी सी तफसील भी बता दें, सिर्फ ये ना कहें मुझसे धोखा हुआ, मुझसे गलत बयानी हुई, नहीं, धोखे की बात बताएं, क्या धोखा हुआ आपके साथ। देखो मेरा धोखा क्या हुआ कि मैंने सिटी टाउन में प्लाट लिया था, मैंने 1 जनवरी 2001 को लिया था और वो प्लाट फ्रॉड का निकला है, मुझे ये तफसील थोड़ी सी बतानी पड़ेगी, ये वाली बात है। इन ऑल केसेस, ऑल का लफ्ज बड़ा कीमती है, यहां पर कहेगा सर्टेन केसेस, गलत, इन ऑल केसेस इन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज, तमाम वो केस जिसपे पार्टी प्लीडिंग वाली इनसार करती हो। अब यहाँ पे लफ्ज है प्लीडिंग, आपसे लागत में ये लफ्ज उलझा के कह देगा पार्टी ऑफ प्लेंट, ऊपर भी लफ्ज कह देगा पार्टी ऑफ प्लेंट, नहीं, पार्टी ऑफ प्लीडिंग। रूल 2 में भी पार्टी ऑफ प्लीडिंग का जिक्र है, ठीक है, और रूल 4 में भी पार्टी ऑफ प्लीडिंग का जिक्र है, तो 2 और 4 में प्लीडिंग का जिक्र है। प्लीडिंग का मतलब क्या है, प्लेंट भी और रिटन स्टेटमेंट भी, यानी प्लेंटिफ भी और डिफेंडेंट दोनों के लिए रूल है ये। तो इन ऑल केसेस, तमाम केसों में, इन विच द पार्टी प्लीडिंग, जो प्लीडिंग वाली पार्टी है रिलाई, जो निसार करती है ऑन एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, किसी गलत बयानी पर, फ्रॉड पर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी मानत में खयानत के बारे में, इनको कोई खाइन कर देना, विलफुल डिफॉल्ट या जानबूझे को डिफॉल्ट हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन का वो गलत इस्तेमाल हो, एंड इन ऑल अदर केसेस, तमाम दूसरे केसों में, इन विच पार्टिकुलर में बी नेसेसरी, जिसमें पार्टिकुलर नेसेसरी हो, बियॉन्ड सच एज आर एग्जाम्पलीफाइड, इनके अलावा जो ऊपर बताए गए हैं, इन दी फॉर्म एफोरसेड, या किस शक्ल में जो ऊपर बताए गए पार्टिकुलर्स, वो हकायक, विद डेट एंड आइटम्स इफ नेसेसरी, तारीख भी लिखें और वो हवाला भी दें, क्या है, शैल बी स्टेटेड इन दी प्लीडिंग, शैल के लफ्ज के साथ जरूर बताने पड़ेंगे। तो 4 में क्या कहा गया, जहां पर जरूरी हो कि हकायक बताने, फ्रॉड का मामला हो, मिसरिप्रेजेंटेशन का हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस का हो, तो आपको उसका अहवाल देना होगा। तो लॉ एक्ट में क्या कह देगा कि फ्रॉड के मामले में आप जो सिर्फ लफ्ज कह देंगे फ्रॉड, वो सफिशिएंट है, नहीं, मुझे कुछ पार्टिकुलर बताने होंगे।
तो लागत में कहता है क्या डेट भी बतानी होगी, आप कहेंगे हाँ डेट भी बतानी होगी। फिर कहेगा कि आइटम भी बताने होंगे, आप कहेंगे आइटम भी बताने होंगे। पांचवा, फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट आर पार्टिकुलर। फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको सुकेड़ के सिर्फ 2-3 लाइनों में बता रहा हूं। जब ऐसा हो कि मुकदमा खुलकर कोई बात ना बताता हो, तब अदालत क्या कर सकती है, बात तो बताता हो मगर अभी मबहम सी बात हो, तो कोर्ट क्या कर सकती है, ये कह सकती है कि आप बात को खुलकर बताएं, बेटर स्टेटमेंट लेकर आए, अच्छी कोई वजूहात लेकर आए, अच्छी कोई बात लेकर आए, ये कह सकती है, कोर्ट कर सकती है। तो फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट आर पार्टिकुलर। फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट कोई मजीद या अच्छी स्टेटमेंट आर पार्टिकुलर या कुछ हकायक। मैंने आपसे बार बार कहा हर लेक्चर में कि मैं जो तर्जमा बोलता हूं हो सकता है कि वो डिक्शनरी में उसका वजूद भी ना हो, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे कोई कंपटीशन में बैठकर ये मुकाबला लगाना नहीं है कि मैं हूं बहू वो तर्जमा कर रहा हूं। मेरा काम है बच्चे को वो लफ्ज बोल के बता देना ताकि उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं जिस वक्त कोई लफ्ज बोलूंगा तो वो बोलूंगा जो आसान तरीन होगा उस वक्त, उस लाइन के उस लफ्ज पे जो ठीक बैठेगा, या ऐसा होगा कि जो मैं वो लफ्ज के मुझे पता कि ये वाला लफ्ज से बच्चा ज्यादा समझ जाएगा तो मैं वो वाला लफ्ज बोलूंगा। तो इसलिए मैं हर लेक्चर में कहता हूं कभी बच्चा कंफ्यूज होगा ये तो लफ्ज हमने सुने ही नहीं। ये फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट एक मजीद या कोई अच्छी स्टेटमेंट ऑफ ए नेचर, किसी भी तरह की, ऑफ द क्लेम जो आप दावा कर रहे हो, और डिफेंस या अपना दिफा कर रहे हो, और फर्दर एंड बेटर पार्टिकुलर या मजीद या कोई अच्छे हकायक ऑफ एनी मैटर, किसी मैटर के स्टेटेड जो बयान किए थे, इन एनी प्लीडिंग, किसी प्लीडिंग में, मे इन ऑल केसेस, मे का लफ्ज है, अगर चाहे तो इन ऑल केसेस, तमाम केसों में, बी ऑर्डर्ड, आपको हुक्म दिया जा सकता है, अपॉन सच टर्म, उन शराइत की बुनियाद पर, एज टू कॉस्ट की, या फिर आपके कॉस्ट के साथ, एंड अदरवाइज या बगैर कॉस्ट के, एज मे बी जस्ट, जैसा कि अदालत मुनासिब समझे। आपसे अदालत क्या कह सकती है, आपको कॉस्ट के साथ भी कह सकती है, बगैर कॉस्ट के साथ भी कह सकती है कि आप क्या करें, जुर्माने के साथ भी, बगैर जुर्माने के साथ भी क्या कह सकती है कि आप इससे बेटर स्टेटमेंट लेकर आए, आपको ऑर्डर दे सकती है। मे का लफ्ज है, शेल नहीं है, चाहे तो। आगे है 6, कंडीशन प्रेसिडेंट। 6 में यह कहा गया कि एक कंटेक्ट करते वक्त जो आपस में शराइत तय होती हैं उनको कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। इसमें यह कहा गया कि आपको अपनी बात तो बतानी पड़ेगी ना। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एक बंदे से 10 लाख का प्लाट लिया, मैंने उसको 10 लाख रुपए में से 9 लाख पे कर दिया, 1 लाख रहता है, और उसको उसने कहा कि मैं 30 जनवरी को जो है मैं आपको के हक में बयान दे दूंगा। जब 30 जनवरी आई तो उसने मेरे हक के अंदर बयान नहीं दिया। अब कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होगी कि मैं अदालत में जाऊंगा और मैं अपनी तरफ से अपनी बात बताऊंगा कि जज साहब मैंने 9 लाख रुपए दे दिया, मेरे हाथ में भी 1 लाख है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी निभा चुका। अब ये बंदा अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, इसको कहते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट, कि अपने हिस्से की ड्यूटी क्लियर कर दो कि तुमने क्या किया है, और उसके जिम्मे की ड्यूटी बता दो कि उसने क्या करना है। इसको कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं सिंपल वर्डिंग में। कंडीशन प्रेसिडेंट, एनी कंडीशन प्रेसिडेंट, कोई भी कंडीशन जो जरूरी हो, दी परफॉर्मेंस और अक्रेंस, किसी परफॉर्मेंस की या किसी अक्रेंस की, वकूए की, ऑफ विच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड, जिसको आप इंटेंडेड, जिसको आप चाहते हो, टू बी कंटेस्टेड, जिसके बारे में मुकदमा लड़े, शैल बी डिस्टिंक्टली, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर स्पेसिफाइड, आप बयान कर देंगे, इन हिज प्लीडिंग, अपनी प्लीडिंग में, बाय द प्लेंटिफ और डिफेंडेड, प्लेंटिफ भी और डिफेंडेड भी, एज द केस में भी, कोई भी इनमें से दोनों हो सकता है, एंड सब्जेक्ट देयर टू, इसके मुतालिक, एवरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, उसकी एवरमेंट, उसके मुतनाजा, उससे हटकर, और अक्रेंस या कोई उसकी अक्रेंस ऑफ ऑल कंडीशन प्रेसिडेंट, या कोई दूसरी कंडीशन प्रेसिडेंट नेसेसरी जो जरूरी हो, ऑफ द केस, इस केस के बारे में, ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ हो या डिफेंडेड हो, शैल बी इंप्लॉयड इन हिज प्लीडिंग, जो उसके मुकदमे के अंदर बताई गई है। सिंपल सी बात है, उलझा कर दी गई है। हर बंदे को अपनी ड्यूटी बतानी पड़ेगी कि जो उस मामले की ड्यूटी थी वो किसने किस हद तक निभाई है, ये बताना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो लागत में आपसे पूछ लेगा कि जो ऑर्डर 6 रूल 6 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्लेंटिफ है उसको अपनी बतानी पड़ती है कि कंडीशन प्रेसिडेंट, आप कहेंगे नहीं, प्लेंटिफ भी बता सकता है, डिफेंडेड भी बता सकता है।
डिपार्चर 6 साल। वो कहता है अगर आपको किसी प्लेंट के अंदर कोई तरमीम करनी हो, चेंजेस करनी हो, तो आप सिर्फ अमेंडमेंट के जरिए कर सकते हैं। ये नहीं कि जिस टाइम आपका दिल चाहे आप अपना दावा तब्दील करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। अदालत की इजाजत लेकर फिर आप कर सकते हैं बाय अमेंडमेंट। तो लॉ एक्ट में क्या कहेगा, आप किसी भी स्टेज पर अपनी मर्जी से मुकदमे के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अपनी अमेंडमेंट कर सकता हूं अदालत की इजाजत से। नो प्लीडिंग शेल, कोई भी प्लीडिंग में क्या आ गया, दावा भी जवाब दावा भी नहीं, प्लेंट भी और रिटन स्टेटमेंट भी, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, मां सिवाय अमेंडमेंट के जरिए राइज एनी न्यू ग्राउंड, कोई नया ग्राउंड मिल गया हो, ऑफ क्लेम दावे का, और कंटेन्स एनी एलिगेशन, या कोई किसी तरह का इल्जाम हो, एलिगेशन हो, ऑफ फैक्ट हकीकत की, इनकंसिस्टेंट जो मुखालफत में हो, मुख्तलिफ हो, विद द प्रीवियस प्लीडिंग, पहले वाली प्लीडिंग से, ऑफ द पार्टी की प्लीडिंग द सेम, वो उसके अंदर हम दाखिल कर सकते हैं। सिंपल सी वर्डिंग में आपसे लॉ एक्ट में कहेगा अगर एक मुकदमे में कोई नई बात, कोई नया ग्राउंड जाहिर हो जाए तो पार्टी उसको किसी भी वक्त उसको चेंज कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। आप कहेंगे गलत। अगर कोई नया हकायक मुकदमे में सामने आएगा तो पार्टी क्या करेगी, कोर्ट की परमिशन से बाय अमेंडमेंट के जरिए से उसको चेंज कर सकती है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जिस टाइम चाहे वो चेंज कर दे, ऐसा नहीं कर सकती। 8वां, डिनायल ऑफ कंट्रैक्ट का डिनाइल करना। इसमें ये बात की गई जब दो बंदे आपस में कंट्रैक्ट करते हैं और उनमें से एक ये कहता है कि ये बात झूठी, मैं नहीं मानता, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंट्रैक्ट के कानून को गलत करार दे रहा है, बल्कि वो उस कंट्रैक्ट के हकायक को गलत करार दे रहा होता है। वो उस कंट्रैक्ट के कानून को, लीगैलिटी को वो इलीगल नहीं कह रहा, बल्कि उस वकूए को झुठला रहा है कि ये कंट्रैक्ट तो कानूनी है, मगर ये जो वकूआ है, जो ये साबित कर रहा है, ये बंदा झूठा है, ये कहना चाहता है। डिनायल ऑफ कंट्रैक्ट, यानी हम रूल 8 पढ़ रहे हैं। वेयर ए कंट्रैक्ट इज एलिज, जब किसी कंट्रैक्ट, कोई मुआहदा जिसके पे इल्जाम लगाया गया हो, इन एनी प्लीडिंग, किसी भी प्लीडिंग में, ए बेयर डिनाइल ऑफ द सेम बाय द अपोजिट पार्टी, सिर्फ वहां पर जो दूसरी पार्टी का सिर्फ जो डिनाइल होता है अपोजिट पार्टी का, शैल बी कंस्ट्रक्टेड ओनली एज ए डिनाइल, वो सिर्फ क्या माना जाएगा कि वो सिर्फ इनकार कर रहा है इन फैक्ट ऑफ द एक्सप्रेस कंट्रैक्ट, इजहार के जरिए से उस कंट्रैक्ट के एले जिस पे इल्जाम लगाया गया, जो मुतनाजा है, आर ऑफ द मैटर, जब उस मामले के मुताबिक, ऑफ फैक्ट जो उसके वकूए की है, फ्रॉम विच द सेम में बी इम्प्लाइड, जो उसके अंदर छुपी हुई है, एंड नॉट एज ए डिनाइल ऑफ द लीगैलिटी, उसकी लीगैलिटी को, कानून को चैलेंज नहीं कर रहा, और सफिशिएंसी इन लॉ, या कानून में कोई कमी नहीं ढूंढ रहा, ऑफ सच कंट्रैक्ट, इस कंट्रैक्ट के। यानी जब भी कोई शख्स किसी कंट्रैक्ट को झुटलाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो कंट्रैक्ट के फैक्ट को झुटला रहा है, उसकी लीगैलिटी को नहीं झुटला रहा होता। 9वां, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी टेस्टेड। इसमें यह कहा गया कि आप सिर्फ इतनी बात कहेंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं कहेंगे प्लीडिंग के अंदर, सिर्फ उतनी बात बताएंगे कि जो आपकी बात को इफेक्ट दे दे, यानी आपकी बात को मुख्तसर और जामिया बता दे, इतनी सी बात आप उसमें करेंगे प्लीडिंग में। वेयर द कंटेंट्स, नो पढ़ रहे हम, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, डॉक्यूमेंट का इफेक्ट जो हमें बताना है। वेयर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट का कंटेंट कहते हैं उसका मवाद, यानी अंदर हमने लिखा क्या, मतन। वेयर द कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, जब किसी भी डॉक्यूमेंट का कंटेंट और मटेरियल, किसी भी कंट्रैक्ट का मवाद, अंदर की लिखी हुई तहरीर अगर आपका असल मुद्दा हो, इट शैल बी सफिशिएंट, ये काफी होगा, इन एनी प्लीडिंग, किसी प्लीडिंग में, टू स्टेट द इफेक्ट, कि सिर्फ एक हद तक उसका बताएं, देयर ऑफ एज ब्रीफली एज पॉसिबल, उतना मुख्तसर बताकर जितना बताया जा सकता हो, विदाउट सेटिंग आउट द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ, पूरी कोई मुकम्मल बातें ना बताना शुरू कर दे। अनलेस द प्रेसी वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब तक कि उस डॉक्यूमेंट के वाज़िया लफ्ज, और एनी पार्ट देयर ऑफ और मटेरियल, या उसका कोई मटेरियल कीमती हो। दोबारा इसको समझें। 9 में यह कहा गया जब तक कि आपके कंट्रैक्ट का, आपकी कोई दावे की कोई एक एक लाइन अगर जब तक आपको बताने को ना कहा गया हो, आपने मुख्तसर सी बात कर दी है।
اگر جج صاحب یہ کہہ دیں کہ ہاں اس کی ایک ایک بات کی ایک ایک لائن کی وضاحت کرو تب تو آپ کو پوری لکھنی پڑے گی۔ 10واں میلس نالج، اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا ہے کہ اگر یہ بندے نے میرے ساتھ فراڈ کیا یا اس کو مجھ سے دشمنی تھی یا اس کو اس چیز کا نالج تھا، تو آپ کو صرف بریفلی بتانا ہوگا، اس کی لمبی چوڑی تفصیلیں نہیں بتائیں گے۔ یہ والی بات کی گئی میلس اور نالج۔ وین ایور، جب کبھی اٹ از میٹیریل، جب بھی میں لفظ قانون میں میٹیریل بولوں گا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ والا معاملہ ضروری نہ ہو۔ میٹیریل کا مطلب ہوتا ہے قانون میں وہ والا معاملہ جب تک ضروری نہ ہو۔ تو وین ایور اٹ از میٹیریل ٹو دی ایلج، جب تک وہ معاملہ جو متنازع ہے ضروری نہ ہو، میلس آپ کی کوئی دشمنی، فراڈولنٹ انٹینشن آپ کا کوئی فراڈ کی آپ کی کوئی ارادہ، نالج یا آپ کا کوئی علم، اور ادر کنڈیشن یا کوئی دوسری کنڈیشن آف دی مائنڈ آپ کے ذہن کی، آف اینی پرسن کسی شخص کی، اٹ شیل بی سفیشینٹ، اتنا کافی ہے ٹو ایلج دی سیم، کہ آپ صرف واضح بتا دیں ایز اے فیکٹ، صرف حقیقت کو، وداؤٹ سیٹنگ آؤٹ دی سرکمسٹانسز، بغیر حالات کی تفصیل بتانے کے، فرام وچ دی سیم از ٹو بی انفیرڈ، جس سے ہم نے یہ نتیجہ عکس کیا ہے۔ انفیرڈ نتیجہ عکس کرنا، یعنی کیا کہا گیا، جب تک کہ جج صاحب خود نہ کہیں کہ آپ پوری تفصیل بتاؤ تب تک آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا، کوئی میلس ہے، کسی کو کوئی دشمنی ہے یا کسی کو کسی چیز کا علم تھا، تو آپ کیا کریں، اتنی بات بتائیں گے جتنی کہ ضروری ہو۔ 11واں نوٹس، ویر اٹ از میٹیریل ٹو ایلج نوٹس، جب آپ کا میٹیریل، پھر میں نے وہی لفظ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، ویر ایور جہاں کہیں بھی اٹ از میٹیریل، جب تک ضروری نہ ہو، ٹو ایلج نوٹس، کہ آپ نے جو الزام لگایا ہوا نوٹس ہو، اینی پرسن آف اینی فیکٹ، کوئی بھی شخص کسی بھی حقائق کا، میٹر اور تھنگ، وہ کوئی چیز ہو یا کوئی اشیاء ہو، اٹ شیل بی سفیشینٹ ٹو ایلج، اتنا کافی ہوگا کہ وہ الزام لگا دے، بتا دے، سچ نوٹس، اس نوٹس کے بارے میں، ایز اے فیکٹ کہ وہ پہنچا تھا، انلیس دی فارم، جب تک کہ اس کے فارم کو، اس کی شکل کو، اور پریسس ٹرم یا اس کی مکمل ٹرم کو، آف سچ نوٹس، اس نوٹس کے، آر دی سرکمسٹینسز یا حالات کو، فرام وچ سچ نوٹس از ٹو بی انفیرڈ، کہ ہم نے یہ نوٹس کہاں سے حاصل کیا، آر میٹیریل، جب تک وہ میٹیریل نہ ہو۔ 9 میں 10 میں اور 11 میں ایک ہی طرح کی بات کی، میٹیریل کا لفظ پہلے سمجھ لیں، جب تک آپ کی لکھائی کا، میں سادے سے لفظوں میں بتا رہا ہوں، جب تک آپ کی لکھائی کا ایک ایک لفظ خود عدالت نہ کہے کہ آپ اس کو بتائیں، میٹیریل کا مطلب ہوتا ہے خود عدالت نہ کہے کہ آپ بتائیں، تب تک آپ کو اس کی ایک ایک لائن کی، ایک ایک حالات کی، ایک ایک واقعے کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ موٹی سی بات کر دیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ فراڈ کیا تھا، اس ڈیٹ کو کیا تھا، بس۔ ہاں، جب میٹیریل میں آ جائے، عدالت کہے کہ نہیں، آپ کو تفصیل بتانا میٹیریل ہے، کہ آپ تفصیل بتائیں کس طرح فراڈ ہوا تھا، آپ کہاں تھے، یہ کہاں تھا، کس واقعے سے ہوا، کس دن ہوا، کون سی گاڑی میں بیٹھے تھے، کس کے گھر میں گئے تھے۔ جب یہ والا واقعہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں میٹیریل، کہ جب تک وہ معاملہ مکمل طور کے اوپر مکمل نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے، یعنی وہ معاملہ ضروری نہ ہو جائے، اس کو میٹیریل کہتے ہیں۔ تو 9 سے 11 تک کیا کہا گیا، جب تک عدالت خود تفصیل نہ پوچھے آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 12واں امپلائڈ کنٹریکٹ اور ریلیشن، چھپا ہوا کنٹریکٹ یا کوئی تعلق۔ ویئر ایور اینی کنٹریکٹ، جہاں پر بھی کوئی کنٹریکٹ، اور اینی ریلیشن یا کوئی تعلق، بٹوین اینی پرسن، کسی بھی شخص کے درمیان، از ٹو بی امپلائڈ فرام اے سیریز آف لیٹر، وہ چھپا ہوا ہو کسی سیریز آف لیٹر سے، اور کنورسیشن یا گفتگو سے۔ پہلے سمجھ لیں، اس میں یہ کہا گیا کہ میں نے ایک پلاٹ ایک اپنے دوست کا لینا ہے، اس کا پلاٹ انگلینڈ میں ہے، میں پاکستان میں ہوں، میں نے پاکستان سے خط نمبر 1 لکھا کہ میں تمہارا پلاٹ لینا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم اپنا پلاٹ بیچ رہے ہو۔ اس نے مجھے خط A کا جواب دیا کہ ہاں میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت میں 1 کروڑ روپے مانگ رہا ہوں۔ میں نے اس کو آگے لکھا، نہیں میں تو 80 لاکھ روپے دوں گا، اگر آپ کو لینے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ اس نے مجھے خط اس کا جواب دیا B کا کہ میں تو اس کے آخر 95 لاکھ دوں گا۔ میں نے آگے لکھا کہ نہ 95 نہ 1 کروڑ، میں تو 90 لاکھ دوں گا۔ اس نے اس کا جواب دیا کہ ہاں
मैं आपसे सौदा डन करता हूं, तो हमारी ये सीरीज ऑफ लेटर यानी कंट्रैक्ट की सीरीज हुई, तो ऐसे मामले के अंदर हमें सिर्फ उसका हवाला देना है कि हाँ ये हुआ है। इसके मुताबिक आ गया कि कई मरतबा मामला इस तरह भी होता है कि जो सीरीज ऑफ लेटर के जरिए से, कन्वर्सेशन के जरिए से, काउंटर कन्वर्शन के जरिए से हो रहा होता है, उसके मुताबिक है। वेयर एवर जहां कहीं पे एनी कंट्रैक्ट कोई मुआहिदा और एनी रिलेशन या कोई ताल्लुक बिटवीन एनी पर्सन किसी भी लोगों के दरमियान इज टू बी इम्प्लाइड, वो इस हद के अंदर यानी दबे लफ्जों में है फ्रॉम ए सीरीज ऑफ लेटर कि वो एक खतों की सीरीज के जरिए चला है, और कन्वर्सेशन ये गुफ्तगू के जरिए चला है, और अदरवाइज फ्रॉम ए नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस या किसी दूसरे हालात की वजह से, बहुत से हालातों की वजह से चला है। इट शैल बी सफिशिएंट, इतना काफी होगा टू एलिज सच कंट्रैक्ट कि हम सिर्फ उस कंट्रैक्ट के बारे में बताएं और रिलेशन उस ताल्लुक को बताएं एज ए फैक्ट कि यही हकीकत थी, एंड टू रेफर जनरली टू सच लेटर, और आमतौर पर उन खतों को उठाकर दे दें। ये नहीं उसकी तफसीलें बताया, मैंने पहला खत ये लिखा था, दूसरा बस क्या लिखे, इसने कहा था 1 करोड़ का, आखिर में सौदा क्या डन हुआ कि हमने 90 लाख का सौदा डन हुआ, ये सारे खाते हैं, ये देख ले। अब एक एक खत की तफसील बताने नहीं बैठ जाएंगे, बस ये बात इसमें की। टू सच लेटर, उस लेटर का, कन्वर्सेशन या उन कन्वर्सेशन का, गुफ्तगू का, और सर्कमस्टांसेस या उन हालातों को हम नहीं बताएंगे, विदाउट सेटिंग देम आउट इन डिटेल, उनको डिटेल उनके बताने नहीं बैठ जाएंगे। एंड इफ इन सच ए केस, अगर ऐसे केसों में द पर्सन सो प्लीडिंग, जो शख्स दावा कर रहा है, डिजायर, ख्वाहिश रखता हो, टू रिलाई इन द अल्टरनेटिव अपॉन, कि उनमें से एक के बाद एक को लेके मोर कंट्रैक्ट, ज्यादा कंट्रैक्ट, और रिलेशन या रिलेशन देन वन, एक की बजाय, एज टू इम्प्लाइड फ्रॉम सच सर्कमस्टांसेस, जो दबे हुए हो इन हालात में, ही मे स्टेट द सेम इन द अल्टरनेटिव, वो उसका मतबादल भी दे सकता है। सीधी सी बात की गई, जहां पे सीरीज ऑफ कंट्रैक्ट के जरिए, सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन के जरिए से, सीरीज ऑफ फैक्ट के जरिए से कोई बात चली हो, जब तक अदालत खुद ना कहे, आपने उसकी सिर्फ हवाला देना होता, जनरली तफसीलें लेके नहीं बैठ जाना होता। सब में ये बातें की जा रही है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कानून क़यास, यानी कानून क्या सोचकर बैठ जाएगा। नेदर पार्टी नीड इन एनी प्लीडिंग, किसी भी पार्टी को जरूरत नहीं है किसी प्लीडिंग में, एलिज एनी मैटर के, किसी मामले के ऊपर कोई इल्जाम लगाए और फैक्ट हकीकत के बारे में, विच द लॉ प्रिज्यूम, कि जो कानून ये सोचे इन हिज फेवर, किसके फेवर में है, और एज टू विच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अदर पार्टी, ये किसी दूसरे शख्स के ऊपर बर्डन ना डाले। यानी ये नहीं, इसमें ये कहा गया आपने वो बातें करने की जरूरत नहीं है कि आप कानून के सामने मासूम बच्चे बन के बैठ जाएं, मजलूम बन के बैठ जाएं, कि मैं अपनी सारी दुखी दास्तान कानून को बता दूं, ताकि कानून जो है वो मुझ पे तरस खाना शुरू कर दे, या दूसरे बंदे पे सारा वजन डाल दूं, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दूं। इस तरह की बातों से परहेज करेंगे आप। ये बातें की, दोबारा इसको देख रहे, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, नेदर पार्टी, कोई भी पार्टी, नीड इन एनी प्लीडिंग, किसी भी प्लीडिंग के अंदर, एलिज एनी मैटर, किसी भी मैटर के ऊपर जो इल्जाम लगाए और फैक्ट हकीकत के, विच द लॉ प्रिज्यूम, कि जो लॉ प्रिज्यूम करता हो इन हिज फेवर, कि उसकी हमायत में चला जाए। यानी ऐसी बात ना करो कि लॉ मेरी हमायत में चला जाए। और एज टू विच, या कोई द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अदर साइड, या आपको अपना बारे सबूत दूसरे पे डाल दें, अनलेस सेम द फर्स्ट बीइंग स्पेशली डिनाइड, जब तक कि दूसरा उससे वाज़ेह तौर पर डिनाइड ना करे। एग्जाम्पल, कंसीडरेशन फॉर ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो सिर्फ ऐसी बात लिखी है, बस यहां तक आप देखें। यानी सिर्फ ये बात की गई कि आपने जब जानबूझकर कानून के सामने मजलूम बनकर नहीं बैठना, दूसरे पे जानबूझ के इल्जाम नहीं लगाने, सीधी सी बात करने, जो हक है वो बताना। 14, प्लीडिंग टू बी साइंड, जो आप, ये वाला जो है ये बड़ा कीमती है। लॉ गेट में पूछेगा जो प्लीडिंग होती है कि वो साइन करना जरूरी होता है आपके लिए। हाँ, प्लीडिंग टू बी साइन, जो प्लीडिंग है उसको हम साइन करेंगे। एवरी प्लीडिंग शेल बी साइन, हर प्लीडिंग को, हर दावे को हम साइन करेंगे। प्लीडिंग का लफ्ज है, बार बार कह रहा हूं, पूरे के पूरे अभी तक जो हमने पढ़ा है ऑर्डर 6 में, अभी तक लफ्ज प्लीडिंग इस्तेमाल हुआ है, यानी दावा भी और जवाब दावा भी, प्लेंट भी और रिटन स्टेटमेंट भी, दोनों इस्तेमाल हुए। एवरी प्लीडिंग शेल बी साइन, हर प्लीडिंग को आप साइन करेंगे बाय दी पार्टी, पार्टी के जरिए से, एंड हिज प्लेडर, और उसका वकील भी करेगा। एंड का लफ्ज है, अगर आपसे लॉ गेट पूछ देगा हिज
द पार्टी आर प्लेडर, नहीं एंड का लफ्ज है, एंड हिज प्लेडर और प्लेडर इफ एनी, अगर है तो, प्रोवाइडेड दैट, ये बात की गई, वेयर ए पार्टी प्लीडिंग इज बाय रीजन ऑफ अब्सेंस, अगर कोई ऐसा है कि पार्टी नहीं आती, किसी रीजन की वजह से मौजूद नहीं है, आर फॉर अदर गुड कॉज, या कोई दूसरी माकूल वजह बता दे, अनएबल टू साइन द प्लीडिंग, कि मैं प्लीडिंग के ऊपर साइन नहीं कर सकता, इट मे बी साइन, तो उसकी जगह पे कौन साइन कर सकता है, बाय एनी पर्सन, कोई भी शख्स, डूली अथोराइज, जिसको उसने अथॉरिटी दे दी हो, बाय हिम, उसके जरिए से, टू साइन, तो वो शख्स साइन करेगा, द सेम, इसको, आर टू सू और डिफेंड ऑन हिज बिहाफ, तो वो वाला मुकदमा दाखिल करेगा या उसका दिफा करेगा। यानी ये कहा गया पार्टी को खुद ही मुकदमे पे साइन, अपनी प्लेंट के ऊपर साइन करने पड़ते हैं और रिटन स्टेटमेंट पे साइन करने पड़ते हैं। हाँ, कोई ऐसी माकूल वजह हो तो वो बताएगा मैं क्यों साइन नहीं कर रहा, तब वो दूसरा शख्स उसकी जगह पे साइन करेगा, और वकील अगर किया है तो वकील भी साइन करेगा। 15, अभी तक जो ऊपर से चल रहा था, हमने जो पढ़ा कि एक एक पैराग्राफ हमने लिखा, पैराग्राफ एक में एक बात, दूसरे में दूसरी, तीसरी, अब हम नंबर वाइज पैराग्राफ को क्या कहेंगे, वेरीफाई करेंगे कि पैराग्राफ 1 से लेकर 4 तक मेरे नॉलेज के हिसाब से ठीक है, तस्दीक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, और पैरा नंबर 6 से लेकर 9 तक मेरे बिलीफ के मुताल्लिक सच है। ये वाली बात यानी में तस्दीक करनी होगी, अगर हमने नहीं की हमारा दावा कंप्लीट नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग का लफ्ज है फिर सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर, जब भी इस तरह का लफ्ज आए ना, सेव बाय, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इस तरह का कोई लफ्ज आए तो उसका मतलब समझना जब तक कोई दूसरा कानून ना आ गया हो, जब कोई स्पेशल लॉ ने कोई बात ना कर दी हो, या नया कोई कानून ऐसा नाफिजुल वक्त ना आ गया हो कि इसकी बात को रद्द कर दे। यानी सिंपल वर्डिंग में, जब तक तो कोई स्पेशल लॉ ने मना ना किया हो तो आपको जरूर वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। हाँ, कोई नया लॉ आया, उसने रोक दिया कि अब आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तब तो और बात है। अगर तो नए लॉ ने नहीं रोका, स्पेशल लॉ ने नहीं रोका, तो आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इस तरह की लाइन का ये मतलब होता है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ, जब तक कोई दूसरा लॉ प्रोवाइड ना करे, फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, नाफिजुल वक्त ना हो, एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड, हर प्लीडिंग को वेरीफाई करेंगे ऑन ओथ और सेलमन एफर्मेशन, ओथ के ऊपर बजरिया हल्फ, मैं हल्फन बयान करता हूं। तो आपसे लॉ गेट में पूछ ले कि विदाउट ओथ आप में गलत। एट द फुट, ये लफ्ज बड़ा कीमती है, नीचे, बाय द पार्टी, पार्टी के जरिए से, और बाय वन, या उस शख्स के जरिए से, ऑफ द पार्टी प्लीडिंग, जो पार्टी प्लीडिंग कर रही हो, और बाय सम अदर पर्सन, या कोई दूसरा शख्स, प्रोवाइडेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, जिसको कोर्ट सेटिस्फाई करे कि ठीक है जी तुम इसकी प्लीडिंग की तस्दीक करो। टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस, जिसको इस केस के हकायक भी मालूम हो। तो क्या पार्टी को खुद, या कोर्ट जिसको कह दे कि चलो तुम इसकी जगह के ऊपर जो है, जो तुम हकायक को जानते हो तुम वेरीफाई करो, तो आपको करना होगा। हाँ, अगर कोई दूसरा लॉ आ गया, आपसे लॉ गेट पूछ सकता है, अगर कोई नया स्पेशल लॉ आ जाए और वो वेरिफिकेशन को रोक दे, तो क्या अभी आपको वेरिफिकेशन करनी होगी? आप कहेंगे नहीं, अगर टाइम बीइंग इन फोर्स कोई ऐसा लॉ आया है या स्पेशल लॉ है तो फिर आप वेरिफिकेशन ना करें। 2 यानी 15(2), the person verifying or the person verifying shall specify, the person verifying shall specify, जो पर्सन वेरी कर, वो shall का लफ्ज है, यहां पर मे का लफ्ज आएगा तो गलत हो जाएगा, वो जरूर स्पेसिफाई करेगा, यानी वजाहत कर देगा, बाय रेफरेंस, हवाला देकर, टू दी नंबर्ड पैराग्राफ, टू दी नंबर्ड पैराग्राफ, उन पैराग्राफ को नंबर देकर, ऑफ दी प्लीडिंग, जो प्लीडिंग में है, व्हाट ही वेरीफाइज, कि वो क्या वेरीफाई कर रहा, क्या तस्दीक कर रहा, ऑफ हिज ओन नॉलेज, कि मुझे किस चीज का खुद नॉलेज है, एंड व्हाट ही वेरीफाई, और वो क्या वेरीफाई कर रहा, क्या तस्दीक कर रहा है, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, कि जो मुझे मालूमात वसूल हुई, एज बिलीव टू बी ट्रू, कि मैं यकीन करता हूं कि वो सच्ची है। यानी वो बताएगा पैरा नंबर 1 से लेकर 5, 6 तक ये मेरे नॉलेज के हिसाब से ठीक है, और 6 से लेकर 10 तक
میرے بلیف کے متعلق، انفارمیشن کی بلیف کے متعلق درست ہے، یہ کہے گا کہ میں آن اوتھ کہتا ہوں۔ 15(3) دی ویریفیکیشن شیل بی سائنڈ، ویریفیکیشن ضرور سائن کیا جائے گا بائی دی پرسن، جو شخص میکنگ اٹ، جو اس کو ویریفائی کر رہا ہے، اینڈ شیل اسٹیٹ، وہ ضرور بتائے گا، شیل کا لفظ ہے، دی ڈیٹ، تاریخ بتائے گا، آن وچ، کس تاریخ کو، اینڈ دی پلیس، اور کس جگہ پر میں بیٹھ کر، ایٹ وچ اٹ واز سائنڈ، میں نے یہ سائن کیا۔ تو لاگیٹ میں آپ سے پوچھے گا کہ جو شخص اس کو ویریفائی کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کو تاریخ لکھنا بھی ضروری ہوتی ہے اور اس کو جگہ بھی بتانا ضروری ہوتی ہے کہ میں کس جگہ بیٹھ کر کس تاریخ کو یہ والی بات کو بذریعہ حلف ویریفائی کر رہا ہوں، کہ ہاں بتانا پڑتا ہے کہ اس ڈیٹ کو اس جگہ پہ بیٹھ کے میں اس کو ویریفائی کر رہا ہوں۔ یہ 6(16) بڑا قیمتی، بہت کم لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں جانتے، جانتے ہیں مگر اس کا استعمال نہیں کرتے۔ خاص طور پہ جو عورتوں کے دعوے ہوتے ہیں نا، اس میں مرد کے اوپر دل کھول کر کیچڑ اچھال دیتی ہے، یہ نشئی ہے جی، یہ ظلم ستم کرتا ہے، عورتوں میں جاتا ہے، فلاں کرتا ہے فلاں۔ اس کا استعمال وہاں پہ کیا جانا چاہیے کہ آپ کھڑے ہوں کہ جج صاحب یہ معاملہ سکینڈولس ہے، اگر اس نے اپوزٹ پارٹی نے میرے کلائنٹ پہ لگایا ہے، کیا کھڑے ہوں کہ اگر اپوزٹ پارٹی نے میرے کلائنٹ پہ یہ الزام اچھالا ہے یا تو اس کو ثابت کرے، اگر ثابت نہیں کرتی تو یہ معاملہ سٹرک آؤٹ کرے۔ تو 6(16) لاگ ایکٹ میں آپ سے کہے گا کہ یہ اپنی پلیڈنگ کے اندر جو ہے امینڈمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کہیں گے نہیں۔ 6(16) دوسرے مخالف پارٹی کی پلیڈنگ کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور 6(17) اپنی پلیڈنگ میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دوبارہ دیکھیں، اگر مجھ پہ مخالف پارٹی نے کوئی الزام لگایا تو میں اس الزام کو، اس پلیڈنگ کے اس حصے کو کس طرح امینڈمنٹ کروا سکتا ہوں؟ 6(16) کی درخواست سے۔ اور اگر مجھے اپنی پلیڈنگ میں کوئی چیز غلطی نظر آئی اور میں اس کو امینڈ کروانا چاہتا ہوں تو مجھے 6(17) کی درخواست دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 6(16) میں اسٹرائکنگ آؤٹ پلیڈنگ، دی کورٹ میں کا لفظ ہے یہاں پر، شیل نہیں، ایٹ اینی اسٹیج، کسی بھی اسٹیج پہ، اینی کا لفظ بڑا قیمتی ہے، آف دی پروسیڈنگ میں، آرڈر ٹو بی اسٹرک آؤٹ، کہ وہ نکال دے اور امینڈ یا ترمیم کر دے، اینی میٹر، کسی بھی مادے کو، ان اینی پلیڈنگ، کسی پلیڈنگ میں، وچ میں بی unnecessary، جو غیر ضروری ہو، اور scandalous یا scandalous ہو، اور which may tend، یا رجحان رکھتا ہو، to prejudice، کہ وہ تعصب پھیلائے گا، embarrass، یا کوئی پیچیدگیاں پیدا کرے گا، اور ڈیلے، یا ڈیلے کر دے گا، دی فیئر ٹرائل آف دی سوٹ، مقدمے کے صاف ستھرے ٹرائل کو یہ تو خراب کر دے گا، تعصب پیدا کرے گا، اس میں پیچیدگیاں پھیلائے گا، یا ڈیلے کر دے گا، تو کیا وہ کورٹ کو درخواست دے کر اس کو اسکینڈلس میٹیریل کو ختم کروا سکتا ہے۔ 17 امینڈمنٹ آف پلیڈنگ، دی کورٹ میں، یہاں پہ میں کا لفظ ہے، ایٹ اینی اسٹیج، یہاں پہ بھی اینی کا لفظ بڑا قیمتی ہے، آف دی پروسیڈنگ کو الاؤ ایدر پارٹی، کسی بھی پارٹی کو الاؤ کر سکتی ہے، ٹو آلٹر، کہ آپ تبدیل کر دیں، امینڈ، ترمیم کر دیں، ہز پلیڈنگ، اپنی پلیڈنگ کو، ان سچ مینر، اس طریقے سے، اینڈ آن سچ ٹرم، یا ان شرائط پر، ایز میں بی جسٹ، جو مناسب ہوں، اینڈ آل سچ امینڈمنٹ، اور جو وہ امینڈمنٹ کرے گا، شیل بی میڈ، وہ ضرور میڈ کی جائیں گی، ایز میں بی نیسیسری، جس حد تک ضروری ہو، فار دی پرپز آف ڈٹرمیننگ دی ریئل کوشچن، تاکہ اصل سوال، اصل حقائق کھل کر سامنے آئے، ان کنٹراورسی بٹوین دی پارٹی، جو پارٹیوں کے درمیان میں تنازع پھیلائے ہوئے ہیں۔ یعنی کورٹ سے کوئی بھی شخص کیا کر سکتا ہے، کسی بھی سٹیج کے اوپر امینڈمنٹ کروا سکتا ہے، کس حد تک؟ جو کورٹ اس پہ شرائط لگائے۔ 18 بڑا قیمتی ہے اور آخری ہے، فیلر ٹو امینڈ آفٹر آرڈر۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جب آپ نے کورٹ کو درخواست دی کہ میں یہ امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کورٹ آپ کو خاص ٹائم دے گی کہ آپ اس ٹائم کے اندر یہ معاملہ درست کر لیں۔ اگر آپ کو کورٹ نے کوئی ٹائم نہیں دیا تو وہ کتنے دن ہوتے؟ تو 14 دن ہوتے ہیں، ورنہ تو کورٹ آپ کو ٹائم دیتی کہ آپ اتنے ٹائم کے اندر اپنے معاملے کو درست کر لیں، اپنی پلیڈنگ کو امینڈمنٹ کر لیں۔ اگر کورٹ نے ٹائم نہیں دیا تو 14 دن ہوں گے۔ 18 فیلر ٹو امینڈ آفٹر آرڈر، if a party who had obtained an order، اگر کوئی پارٹی جس نے حاصل کیا ہو کہ آرڈر فار لیو ٹو امینڈ،
کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں ترمیم کر سکوں، ڈز ناٹ امینڈ، اور وہ ترمیم نہیں کرتا، اکارڈنگلی کے مطابق ود ان دی ٹائم لمٹ، اس ٹائم لمٹ کے دوران، فار دیٹ پرپس، اس مقصد کے لیے، بائی دی آرڈر، اس آرڈر کے ذریعے سے، اور اف نو ٹائم از دیر بائی لمیٹڈ، یا کوئی ٹائم دیا ہی نہیں، دین ود ان 14 days، تب 14 دن ہوں گے، فرام دی ڈیٹ آف دی آرڈر، جس دن سے آرڈر دیا گیا تھا، ہی شل ناٹ بی پرمیٹڈ، پھر اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، ٹو امینڈ، کہ وہ امینڈ کرے، آفٹر دی ایکسپائریشن آف سچ لمٹ، جب یہ پیریڈ ختم ہو جائے، ٹائم ایز ایفورسیڈ، جو ہم نے اوپر بتایا ہے، آر آف سچ 14 days، یا 14 دن جو گزر جائیں، ایز دی کیس میں بھی، ان دونوں میں سے کوئی بھی کیس ہو سکتا ہے، unless the time is extended by the court، جب تک کہ کورٹ خود ٹائم ایکسٹینڈ نہ کرے۔ 18 میں کیا کہا گیا، اگر کسی شخص نے درخواست دی تھی کہ میں اپنی اس میں پیریڈ میں امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس پیریڈ جو کورٹ نے دیا ہوگا اس میں امینڈمنٹ کرے گا۔ اگر اس نے اس میں امینڈمنٹ نہیں کی، یعنی کورٹ نے پیریڈ ہی نہیں دیا اور اس کو کہا کہ آپ امینڈمنٹ کر کے لے آئیں، تو پھر اب 14 دن ہوتے ہیں۔ لا گیٹ میں کہے گا کیا کورٹ خاص ٹائم دے سکتی ہے امینڈمنٹ کے لیے؟ آپ کہیں گے ہاں دے سکتی ہے۔ پھر آپ سے کہے گا کورٹ نے کوئی خاص ٹائم نہیں دیا تو کتنے دن ہوتے ہیں پیریڈ کے لیے؟ آپ کہیں گے 14 دن ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک کا ہمارا تھا۔ کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے کر سکتے ہیں، ہمارا جو گروپ ہے اس کو بھی نیچے مینشن دیا ہوتا ہے تو وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم، اللہ حافظ۔